हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ एंड आपके ज्योग्राफी के TRE 1 TRE 2 TRE 3 के सभी PYQ यहां पर मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग जुड़ जाइए इस सेशन के साथ एंड सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट कर दें। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आपके सारे प्रश्नों को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। ये हमारे BPSC TRE 3.0 एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछ रखा था। तो सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक ये कहाँ पर है भाई। मेकाल श्रेणी, मकालू श्रेणी, केमूर श्रेणी या एक से अधिक या कोई नहीं। तो ध्यान में रख लीजिएगा, सोन नदी का अमरकंटक जो ये है उत्पत्ति स्थल वो आपका कहाँ पर है, तो वो मेकाल श्रेणी में है। और ये कहाँ पर भाई, तो मध्य प्रदेश, याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश याद रख लेना है आपको। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। BPSC TRE 3.0 का क्वेश्चन है। तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी कि ये क्वेश्चन रिपीट हो TRE 4 में। तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ध्यान में रख लेना, प्रयागराज भी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और कोलकाता भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक्चुअली देखो, जो कोलकाता है ये हुगली नदी के तट पर है, ठीक ना, कहाँ पर है, तो हुगली नदी के तट पर है। लेकिन कोलकाता में गंगा को ही हुगली नदी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। कोलकाता में जो हुगली नदी है उस गंगा को ही हुगली नदी कहा जाता है। तो इसीलिए ये भी आपके जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। भोपाल सिचुएटेड नहीं है गंगा नदी के तट पर। तो प्रयागराज और कोलकाता यहाँ करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है आपका। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। BPSC TRE 3.0 एग्जाम कैंसल्ड, जो कि एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था पेपर लीक की वजह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है भाई, गंडक, कोसी, काली, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ध्यान में रख लीजिएगा, जो काली नदी है, काली नदी वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, काली नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील जिसे कि ऑक्सबो झील कहा जाता है वो कहाँ पर पाई जाती है। BPSC TRE 2023 में भी क्वेश्चन था और BPSC TRE 3.0 के डी एग्जाम में भी क्वेश्चन था। मतलब कि दो बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है। तो चाप झील ऑक्सबो लेक कहाँ पर पाई जाती है, तो हिमनद में, नदी घाटियों में, या रेगिस्तान में, या एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखो, चाप झील होता है भाई ऑक्सबो लेक, जिसका कि वो खूर के समान, गाय के खूर के समान जो लेक का आपका जो होता है वो आकार होता है, शेप एंड साइज होता है गाय के खूर के समान, ठीक है। इसीलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, हिमनद में नहीं, नदी घाटियों में पाया जाता है, नदी घाटियों में। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है। BPSC TRE 2.0 का क्वेश्चन था ये वाला। तो चिनाब नदी अंततः कहाँ पर मिलती है, मिथनकोट, टांडी, अहमदपुर शिवाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखो, चिनाब नदी जो है अंततः कहाँ पर सिंधु नदी पर मिलती है, तो अहमदपुर शियाल में मिलती है, अहमदपुर शियाल में मिलती है। निम्न नदी में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, क्या पूछ रखा है, BPSC TRE 2 में पूछा था और निम्न पूछ रखा है। तो निम्न मतलब कि यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं सभी में से आपको बताना है। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन्हीं सभी में से आपको बताना है कि किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। तो निम्न दिया रखा है यहाँ पर, तो इसीलिए इन सभी में से बताना है। तो जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है, काली नदी तो नहीं भाई, पोनानी नदी नहीं, पेरियार नदी का जो है जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जो कि केरल में आपका सिचुएटेड है। तो केरल के पेरियार नदी का जो है जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, ध्यान रख लेना है आपको। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान रख लेना, मैं हमेशा बताता हूं कि नहीं पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नहीं पे अगर ध्यान नहीं दोगे भाई तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जलप्रपात और नदी में कौन सा जोड़ा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपके BPSC TRE 2023 का क्वेश्चन था। जोग, शरावती नदी, कपिल धारा, कावेरी नदी, धुआंधार, गोदावरी नदी,
और एक से अधिक कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जोग या गोरसप्पा जो है भाई वो शरावती नदी पर है, ये तो करेक्ट है आपका। कपिल धारा भी आपके कावेरी नदी पर है, लेकिन धुआंधार जो है ये गोदावरी नदी पर आपका नहीं बना हुआ है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो गोदावरी जो है ये आपका गलत है, इसलिए यही वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रखा है। तो नहीं पूछ रखा है तो यही वाला आंसर आपका सही होने वाला है। तो ये धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रख लीजिएगा धुआंधार जलप्रपात जो है आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। जोग से याद रख लेना भाई, जोग या गरसोप्पा से याद रख लेना, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जिसे कहते हो, ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात ये है जो कि आपके कर्नाटक में सिचुएटेड है। कहां पर, तो कर्नाटक में सिचुएटेड है भाई, याद रख लेना है आपको। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, बीपीएससी टीआरई 2023 का क्वेश्चन था। ग्लेशियर से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, लिखापानी हिमनद ये कहाँ पर सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं, या फिर आपका दिया हुआ है क्या एक से अधिक। तो लिखा पानी हिमनद आपसे पूछ रखा था, ठीक है। तो लिखा पानी हिमनद बता दो कहां पर है आपका सिचुएटेड, तो भाई ये आपके अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें, और बीपीएससी टीआरई 2023 में भी पूछा गया है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है, बेस्ट तरीका है, वो है चराई। तो नहीं भाई, वन रोपण है, वन को रोक तो एफोरेस्टेशन क्या है, तो एफोरेस्टेशन सबसे इसकी उत्तम विधि है। वनोन्मूलन डिफोरेस्टेशन नहीं है, एक से अधिक नहीं है, कोई नहीं। तो वन रोपण, वन को वन लगाकर आप क्या कर सकते हैं, तो बाढ़ को रोक सकते हैं। इस बात के का नॉलेज आपको होगा पहले से ही। निम्न में से कहां अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, बीपीएससी टीआरई 2.0। देखो अक्टूबर नवंबर के मंथ में बोला है कि अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है भारी वर्षा होती है। तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है भारी वर्षा होती है, इसका मतलब है ये सर्दी की वर्षा इसे कहा जाता है, सर्दी की वर्षा, सर्दी की वर्षा इसे कहा जाता है। और इसे आप क्या कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, क्या, तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर सर्दी की वर्षा पूछ ले, या फिर अक्टूबर नवंबर के मंथ में वर्षा कहां पर ज्यादा होती है, तो गारो, खासिया और जयंतिया की पहाड़ी नहीं, कोरोमंडल तट जो कि आपके भाई कोरोमंडल तट पे होता है, जो कि आपके तमिलनाडु। तो तमिलनाडु या कोरोमंडल तट दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो तमिलनाडु में जो है भारी वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने पे, जिसे कि कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा या सर्दी की वर्षा पूछ ले, या लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून पूछ ले, कहां पर होता है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट पे होता है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट क्षेत्र में वर्षा होने का कारण है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रखा है इन्होंने टीआरई 2.0 में, एंड सेम क्वेश्चन इन्होंने टीआरई 3.0 के री एग्जाम में भी रिपीट कर दिया था। तो शीत ऋतु में तमिलनाडु के तट क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है, लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून, पीछे मैंने बता रखा है, इसका आंसर आप लोग दो। दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, एक से अधिक कोई नहीं। तो भाई लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून इसका करेक्ट आंसर है, पीछे मैंने अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करा है आपके साथ है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है, बीपीएससी टीआरई 2023 का क्वेश्चन था। तो हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का सामान्य तिथि क्या है, 1 अक्टूबर नहीं है भाई, ये 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है। त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, एक से अधिक कोई नहीं। तो त्रिवार्थों के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है त्रिवार्थों के अनुसार। जीटी त्रिवार्थों के अनुसार भारत में आम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, बताओ आप लोग कौन सा, बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। जीटी त्रिवार्थों के अनुसार भारत में आम प्रकार की जलवायु क्षेत्र है, मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तट क्षेत्र, एक से अधिक कोई नहीं। तो भाई इसका पश्चिमी तट करेक्ट आंसर होगा आपका।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम का क्वेश्चन था ये वाला। तो सागवान का जो है जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? सागवान का जंगल बिहार में नहीं, कर्नाटक में नहीं, मध्य प्रदेश में पाया जाता है सागवान का वृक्ष सबसे ज़्यादा। तो सागवान का वृक्ष सबसे ज़्यादा आपके मध्य प्रदेश है भाई, वहाँ पर देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। गंगा डेल्टा के सदा हरे वन क्षेत्र को कहते हैं? तो बीपीएससी टीआरडी 3.0 ये एग्जाम का प्रश्न है ये वाला। तो गंगा डेल्टा के सदा हरे वन क्षेत्र को, तो सदा जो हर टाइम जो है सदा हरा रहता है, हमेशा हरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? सुंदरगढ़ कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं, एक से अधिक कहते हैं, कोई नहीं कहते। तो भाई इसे सुंदर वन कहा जाता है, सुंदर वन। कांटेदार जंगली नहीं पाए जाते हैं? तो भाई कांटेदार जंगल जो होते हैं वो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन था। तो कांटेदार जंगल कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि कांटेदार जंगल कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एक से अधिक में, या कोई नहीं। तो देखो कर्नाटका में तो कांटेदार जंगल पाया जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी कांटेदार जंगल पाया जाएगा, बट तमिलनाडु में भाई ये कांटेदार जंगल नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो तमिलनाडु में कांटेदार जंगल नहीं पाया जाता है, ध्यान रख लेना है आपको। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये वाला। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? कर्नाटक में, या हिमाचल प्रदेश, या केरल, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में जो भाई आपका एवरेज जो रेन होता है, एवरेज जो रेन होता है, वर्षा होता है, वो कितना होता है? तो एवरेज वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका एवरेज रेन होता है आपके इसमें उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटका में भी, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कर्नाटका में भी पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। तो कर्नाटका और केरल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? बीपीएससी टीआरई 2023। तो 1952 की जो है राष्ट्रीय वन नीति, याद रख लीजिएगा, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत जो है वन होना चाहिए भाई, वन क्षेत्र होना चाहिए? 25%, 33%, 39%, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखो वन जो होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, 33% वन होना चाहिए 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, ध्यान में रखिएगा। ये पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र नहीं है? नहीं पूछ रखा है, नहीं को ध्यान में रखना है। बीपीएससी टीआरई 2.0। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय क्षेत्र, एक से अधिक, कोई नहीं। तो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा पश्चिमी घाट नहीं, पूर्वी घाट जो है भाई वो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र नहीं है। नहीं पूछा है तो पूर्वी घाट यहाँ करेक्ट है। मृदा का पलवार करना संबंधित है? बीपीएससी टीआरई 3.0। तो मल्चिंग जो है भाई, मल्चिंग किससे रिलेटेड है? आपसे पूछ रखा है मृदा का पलवार करना संबंधित है, जो मल्चिंग किया जाता है वो किससे रिलेटेड है? खरपतवार को बढ़ाने से, रोकने से, ये भी है। मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ये भी है। मृदा की नमी को बनाए रखना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? बीपीएससी टीआरई 2.0। तो गंगा का मैदान जो है भाई वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, जलोद मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोद मिट्टी। तो भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोद मिट्टी पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी? तो जलोद मिट्टी, जिसे कि एलुवियल सॉइल भी कहते हो। किसे? एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, और जलोद मिट्टी कितने परसेंट होता है? तो भाई 40% जो है जलोद मिट्टी पाया जाता है भारत में। सबसे ज़्यादा कितना? तो 40% जो है जलोद मिट्टी पाया जाता है। जलोद मिट्टी भी दो टाइप के होते हैं भाई जलोद मिट्टी। एक तो होता है नई जलोद, नई जलोद, जिसे कि खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खादर, नई जलोद को खादर कहा जाता है। और एक होता है क्या? एक होता है पुरानी जलोद, पुरानी ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, पुरानी जलोद मिट्टी, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बांगर, बांगर। तो पुरानी जलोद मिट्टी को बांगर एंड नई जलोद मिट्टी को खादर कहते हैं।
निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बीपीएससी टीआरई 2.0 कर्नाटका, उत्तराखंड, एक से अधिक, गुजरात, कोई नहीं। तो काली मिट्टी जो है भाई ये आपके कर्नाटक में पाया जाता है, उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। एक से अधिक, एक से अधिक होगा यहाँ करेक्ट आंसर। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कर्नाटका और गुजरात अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो गुजरात याद रख लीजिएगा, गुजरात टॉप है। काली मिट्टी में टॉप कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो कपास की खेती की जाती है, कपास की खेती। ठीक है, तो काली मिट्टी में किस चीज की खेती? तो कपास की खेती की जाती है। और काली मिट्टी को ही स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जोताई वाली मिट्टी। इसका जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, काली मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे पूछ ले कि कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा, तो भाई काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तो गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में। लेकिन अगर पूछ ले कि कपास की खेती सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो कपास सबसे ज्यादा भाई ये आपके महाराष्ट्र में होता है। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। अगर कपास पूछ ले कि सबसे ज्यादा कहां पर, तो महाराष्ट्र में। लेकिन काली मिट्टी कहां सबसे ज्यादा? तो गुजरात में। और काली मिट्टी में ही कपास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन काली मिट्टी गुजरात में पाया जाता है और जो कपास है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है ज्यादा। तो यहाँ पर दो आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने कहा है ध्यान से सुन लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? भाई बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछ रखा था ये वाला क्वेश्चन आपसे। तो लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, ये पूछ रखा है आपसे। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर होगी? जहां पर जल जो है भाई वाटर ज्यादा होता है, जहां पर पानी ज्यादा होता है, वहीं पर लेटेराइट मिट्टी जो है ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, एक से अधिक, कोई नहीं। तो देखो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये पूछा है। तो लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा भाई ये आपके मेघालय में देखने को मिलेगा, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में ही काजू की खेती करी जाती है, काजू की खेती करी जाती है लेटेराइट मिट्टी में ही। और लेटेराइट मिट्टी से ही ईंट बनाने में भी इसका यूज करा जाता है। ईंट जो आपका ब्रिक होता है भाई, ब्रिक्स जो होते हैं, ब्रिक्स ईंट बनाने में भी लेटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। एंड काजू की खेती सबसे ज्यादा लेटेराइट मिट्टी में होती है। जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तथा उसमें पौधे नहीं उगने लगे तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या मिलाना चाहिए? बीपीएससी ट्री 2023 का क्वेश्चन था। तो देखो जब मिट्टी अति क्षारीय हो जाए भाई, अति क्षारीय हो जाए, तो उसमें क्या मिलाएंगे? कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना मिला देंगे, बिना बुझा हुआ चूना मिला देंगे जब अति क्षारीय हो जाए। ठीक है, अति क्षारीय हो जाएगा तो बिना बुझा हुआ चूना मिला देंगे। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यमुना नहर नहीं, पूर्व पूर्व कोसी नहर नहीं, इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पर आपका सिचुएटेड है? तो याद रख लीजिएगा राजस्थान में सिचुएटेड है, राजस्थान में सिचुएटेड है आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और ये जो है ये इसमें कहाँ से पानी आता है? तो सतलज और व्यास का पानी आता है, सतलज नदी और व्यास नदी का पानी आता है इसमें, व्यास नदी का पानी आता है इसमें, ध्यान में रखना है। तो सतलज नदी और व्यास नदी का पानी आता है आपके इंदिरा गांधी नहर में, जो कि राजस्थान में है। और ये जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए करते हैं? उद्योग में, घरेलू में, सिंचाई में, एक से अधिक में, या कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर वो सिंचाई हो जाएगा। सिंचाई इरिगेशन में जो है सबसे ज्यादा यूज करा जाता है पानी का भारत में। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन था ये वाला। तो टिहरी बांध परियोजना संबंधित है तो नियतिवाद विचारधारा से, संभववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतिवाद विचारधारा से, एक से अधिक, कोई नहीं। तो देखो ये जो टिहरी बांध परियोजना है ये आपके नियतिवादी विचारधारा से संबंधित है। और सबसे ये जो आपका है सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है, सबसे ऊंचा
बांध परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, जो कि आपकी नियतिवादी विचारधारा पे ये आपका बेस्ड था और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर बना हुआ था। ठीक है, तो टिहरी बांध किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर जो है आपका टिहरी बांध बना हुआ है और ये नियतिवादी विचारधारा से रिलेटेड था। निम्न में कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? नहीं को यहां ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछा है आपसे कि कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। बीपीएससी टीआरडी 2 में पूछा गया, तो खंडक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, एक से अधिक कोई नहीं। तो आपसे क्या पूछा है भाई? पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो देखो, खंडक प्रणाली तो पारंपरिक है, चेन पंप प्रणाली भी पारंपरिक है, ड्रिप प्रणाली ये जो है भाई आपका ये मॉडर्न टाइप का है। ठीक है, मॉडर्न टाइम का जो है आपका ये आपका प्रणाली है। तो ड्रिप प्रणाली जो है वो पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, क्योंकि ये क्या है? तो मॉडर्न है ड्रिप प्रणाली। ठीक है, और ये जो एक बेम्बू ड्रिप जो करा जाता है वो मेघालय वाले एरिया में करा जाता है, बेम्बू ड्रिप वाला आपका यूज करा जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए बेम्बू ड्रिप मेथड का यूज़ करा जाता है सिंचाई के लिए। और ये कहाँ पर? तो मेघालय वाले एरिया में करा जाता है, मेघालय वाले एरिया में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी टीआरडी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो दामोदर घाटी परियोजना बिहार की परियोजना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दामोदर घाटी परियोजना भाई, तो ये कहाँ की परियोजना है आपकी बता दो तो आप लोग। तो जो दामोदर घाटी परियोजना है भाई ये कहाँ की है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। 1954 में किन दो देशों के बीच की कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ? बीपीएससी टीआरडी 2023 का क्वेश्चन था। तो किन दो देश के बीच में 1954, पहले तो डेट याद रख लेना कि 1954 में किन दो देश के बीच में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना का ये आपका समझौता हुआ था। तो देखो, पहली बात याद रख लेना, 1954 में यह समझौता हुआ है कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना का। किस किस देश के बीच में हुआ है? तो याद रख लेना कि कोसी नदी कहाँ से बहती है? तो नेपाल से निकलती है कोसी नदी, नेपाल से। तो सिंपल सा बात है, जब नेपाल से ये बहता है तो भारत और नेपाल का ये परियोजना होगा। तो भारत और बांग्लादेश होना नहीं है, भारत और चीन होना नहीं है, भारत और नेपाल के बीच में जो है भाई ये एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, और ये भारत और नेपाल की एक परियोजना है जो आपका हस्ताक्षर हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? बीपीएससी टीआरडी 2023 का क्वेश्चन है। महानदी, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, धुमरा पादर बांध, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर याद रख लीजिएगा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर आपका सिचुएटेड है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बीपीएससी टीआरडी 3.0 के डी एग्जाम का क्वेश्चन था। तो झारखंड का घाटशिला पूछा है आपसे, तो घाटशिला बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है तो नहीं, अब्रक के लिए नहीं, घाटशिला जो है वो तांबा के लिए फेमस है। वो झारखंड का घाटशिला वो तांबा के लिए फेमस हो जाता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? बीपीएससी टीआरडी 3 री एग्जाम का ये क्वेश्चन था। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ? फोटोग्राफी उद्योग में। तो मैग्नीज का उपयोग तो नहीं करा जाता है भाई फोटोग्राफी उद्योग में। माचिस उद्योग में, तो माचिस उद्योग में भी नहीं करते हैं। बैटरी उत्पादन, तो भाई बैटरी के प्रोडक्शन में जो है हम लोग मैग्नीज का यूज़ करते हैं। बैटरी के प्रोडक्शन में मैग्नीज का यूज करा जाता है, ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आपके जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरडी 1 to 3 में, कल भी मैंने कराया था और आज भी मैं करा दिया। यहाँ पर आपका जो है आज जो है ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाता है सारा क्वेश्चन। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।